लक्ष्मीकांत का है। आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविज़न संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 252 से लेकर 260 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। यह प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावरूपी से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। सामान्य समय में राजनीतिक व्यवस्था का संघीय स्वरूप से आपातकाल से एकात्मक के रूप में इस प्रकार परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। इस परीक्षा में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के एक कड़े के स्वरूप में हैं। किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरी ओर भारत का संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार निर्मित किया गया है कि समानता यह संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों को निर्दिष्ट किया गया है। पहला, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। संविधान में इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, संविधान की राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के नाम से जाना जाता है। इसके 2 अन्य नाम हैं, राज्य आपातकाल तथा संवैधानिक आपातकाल, किंतु संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरा है, भारत में वित्तीय स्थायित्व और साख के खतरे के कारण अध्यारोपित आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के आधार पर यदि भारत की तथा इसके किसी भाग में सुरक्षा या युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण तथा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशक्त विद्रोह से पहले भी कर सकता है यदि वह आवश्यक समझे कि आसन्न खतरा है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह तथा आसन्न खतरे के आधार पर वो विभिन्न घोषणाएं कर सकता है, चाहे तो वह पहले कोई उद्घोषणा की हो या ना हो, ऐसी घोषणा लागू हो। यह प्रावधान 375 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशक्त विद्रोह के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश तथा इसके किसी भाग पर लागू हो सकता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया। प्रारंभ में संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट और विस्तृत अनुमान वाला है। अतः 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशक्त विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया। अतः अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया। किंतु राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही कर सकता है। इसका तात्पर्य आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, ना कि प्रधानमंत्री की सलाह से। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी और आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इस उद्घोषणा के बारे में बताया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रधानमंत्री की इस संदर्भ में अकेले बात करने, निर्णय लेने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए सुरक्षा का परिचय दिया। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था, किंतु इस प्रावधान को 1978 के 44वें संविधान अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया और इसके अतिरिक्त मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल इस आधार पर की घोषणा के आधार पर पूरी तरह से प्रभाव और असमृद्ध तथ्यों पर विवेक शून्य व हठ निर्मितता के आधार पर की गई हो तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी, किंतु 1978 में 44 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटा दिया गया। किंतु आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के अनुमोदन के हो गया हो। तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि इसी बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। आवधिक संसदीय अनुमोदन का यह प्रावधान 1978 के 44 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इसके पहले आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रह सकती है, किंतु लोकसभा का विघटन 6 माह की अवधि में आपातकाल को जारी रखने के अनुमोदन के बिना हो जाता है। तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहती है, जबकि इसी बीच राज्यसभा ने इसे जारी करने का अनुमोदन कर दिया गया हो। आपातकाल की उद्घोषणा तथा इसे जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। पहला, उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। दूसरा, उस सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस विशेष बहुमत का प्रावधान 1978 में 44 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। इससे पूर्व ऐसा प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित हो सकता था। उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा की समाप्ति से किया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा की समाप्ति कर देना आवश्यक है जब लोकसभा इसके जारी रहने का अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। यह सुरक्षा उपाय भी 1978 में 44 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। संशोधन के पहले राष्ट्रपति किसी उद्घोषणा को अपने विवेक से समाप्त कर सकता है तथा लोकसभा का इस संदर्भ में कोई नियंत्रण नहीं था। 1978 में 44 संविधान संशोधन अधिनियम ने व्यवस्था की है कि लोकसभा कुल सदस्यों की संख्या 1/10 सदस्य स्पीकर को तथा राष्ट्रपति को लिखित रूप से नोटिस दें और 14 दिन के अंदर उद्घोषणा को जारी रखने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए संसद की विशेष बैठक में विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। उद्घोषणा को स्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा के जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव में निम्न 2 तरह से भिन्न है। पहला, ये केवल लोकसभा में पारित होना आवश्यक है, जबकि दूसरा, संसद के दोनों सदनों से पारित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, पहले को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। आपात के उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। इन परिणामों को 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला, केंद्र राज्य संबंधों के प्रभाव। दूसरा, लोकसभा व राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। तीसरा, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। आपातकाल की उद्घोषणा जब लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों पर मूलभूत परिवर्तन होता है। इसका अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है: कार्यपालक, विधायी और वित्तीय। कार्यपालक। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार राज्य को उसकी कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग के तरीकों के संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है। सामान्य समूह केंद्र और राज्य को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकते हैं, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं और उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, विधायी। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता। यह संसद की असीमित शक्ति का प्रभाव है। अतः केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के समान वितरण का निलंबन हो जाता है, यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक के प्रभावी रहते हैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है।
इसके अतिरिक्त संसद राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामस्वरूप केंद्र अथवा इसके अधिकारियों तथा प्राधिकारियों को संघ सूची के बाहर विषयों पर इसके विस्तृत अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को लागू करने की शक्ति तथा कर्तव्य प्रदान कर सकते हैं। 1976 के 42 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि उपरोक्त वर्णित दो परिणामों कार्यकारी और विधायी को केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य तक ही नहीं वरन किसी अन्य राज्य में भी विस्तार होता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकती हैं। ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों द्वारा सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय से 1 वर्ष के लिए कितने समय तक भी बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 77 में कार्यकाल को 2 बार एक ही समय से 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। इस समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद किसी भी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, कितने भी समय तक, जो कि आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 महीने तक ही रहता है। मूल अधिकारों पर प्रभाव। अनुच्छेद 358 और 359 में राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 319 में दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित है। ये 2 प्रावधान निम्नानुसार वर्णित किए जाते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 350 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इनके निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा उन्हें हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर यह अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है चुनौती दी जा सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है अनुच्छेद 19 स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है तथा प्रभाव में आ जाता है। आपातकाल के बाद अनुच्छेद 19 के विपरीत बना कोई भी कानून अप्रभावी हो जाता है, किंतु आपातकाल के समय किसी चीज़ का प्रतिकार की भरपाई नहीं होता, यहाँ तक कि आपातकाल के बाद भी। इसका तात्पर्य है कि आपातकाल में किए गए विधायी और कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती। 1978 में 44 संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रथम, अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, न कि सशक्त विद्रोह के आधार पर। दूसरे, उन विधियों पर जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती अथवा ऐसी विधियों के अंतर्गत दिए गए निर्णय को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अन्य मूल अधिकारों से निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों पर लागू करने के लिए न्यायालय में जाने को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों को नहीं अपितु उनको लागू होना भी निलंबित है। वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह निलंबन आपातकाल की अवधि तथा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू किए हो सकते हैं। निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। इसे संसद की मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होता है। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो उस राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसे किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती ये कि यह संबंधित मूल अधिकारों को सामने नहीं रखता है। ऐसे किसी आदेश की अवधि समाप्त होने पर संबंधित विधि को मूल अधिकारों के समान ही समाप्त माना जाएगा, परंतु आदेश के दौरान बनाई गई विधि के अंतर्गत किए गए कार्य का
इस आदेश की कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आदेश के प्रभाव के द्वारा किए गए विधायी और कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में दो प्रतिबंध लगाता है। प्रथम, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 20 तब 21 में दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। अन्य शब्दों में, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण व देह स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 अपराध में प्रभावी रहता है। यद्यपि केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों को कार्यों को नहीं जो कि इसके तहत इसमें बनाए गए हैं। फिर अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर। 358 और 359 में अंतर। अनुच्छेद 358-359 में निम्नलिखित है। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा के होने से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, वह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जा सकता है, में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल। सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित करता है तो उस समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य व आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को आपातकाल में संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि और अल्पावधि हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश अथवा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग पर लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 का पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि 359 अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता। अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सामने नहीं रखने वाले नियम बनाने अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में एक समानता भी है कि उन्हें विधियों की चुनौती से अनुमति देते हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं, उनको नहीं जो आपातकाल से संबंधित नहीं हैं। ऐसी विधियों के अंतर्गत जिन कार्यों का उल्लेख दोनों अनुच्छेदों को संरक्षण देता है। अब तक की गई ऐसी घोषणाएं। इस प्रकार आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए गए हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अब अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था। यह जनवरी 1968 तक जारी रहा था। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया था। यद्यपि यह आपातकाल प्रभावी था, किंतु एक तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में लागू कर रहा। दूसरी और तीसरी में ही आपातकाल घोषणा मार्च 1977 में समाप्त कर गई। पहले दो आपातकाल की घोषणा 1962 और 71 में बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी आपातकाल घोषणा 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर थी। कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके कार्य और नित्य कर्तव्यों के विरुद्ध उन्हें भड़का रहे थे। 1975 में घोषित आपातकाल में सबसे ज्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ। उस समय आपातकाल में अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ। आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पराजित हो गई और जनता दल सत्ता में आया। इस प्रकार 1975 में घोषित आपातकाल के कारण परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सह आयोग का गठन किया। आयोग ने आपात को तर्कसंगत नहीं बताया, अतः 44वां संविधान 1978 में लाया गया, जिसमें आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय किए गए। राष्ट्रपति शासन आरोपण का आधार अनुच्छेद 355 केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करती है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रबंध की व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेगी। इस कर्तव्य के अनुरूप में केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। यह समान रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356 में उल्लेखित है और दूसरा अनुच्छेद 365 में। अनुच्छेद 356
राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है। यदि वो आश्वस्त है कि स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के आधार पर या दूसरे ढंग से भी प्रतिक्रिया कर सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के अनुसार कोई भी राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने, उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तो राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान के प्रबंध के अनुरूप नहीं चल सकती। संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद इसके दोनों सदनों का अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाती है, तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों तक बना रहता है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समय के लिए स्वीकृत कर दिया हो। यदि दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह 6 माह की अवधि के बाद लोकसभा राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूर किए बिना विघटित हो जाती है, तो यह घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक के 30 दिनों तक लागू रहेगी, परंतु इस अवधि में राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी देना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन के नियमों की उपस्थिति व मतदान का बहुमत। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने का प्रतिबंधित लगाने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब तक बढ़ाया जा सकता है जबकि 2 परिस्थितियां पूरी हों। पहला, यदि पूरे भारत अथवा पूरे राज्य में किसी भाग पर राष्ट्रपति शासन की राष्ट्रपति आपात की घोषणा की गई हो। दूसरा, चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन के परिणाम। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। पहला, वो सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल व अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा, वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्ति का प्रयोग करेगी। तीसरा, वह सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से पर राज्य सचिव की सहायता से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विकृत व निलंबित कर सकता है। संसद राज्य के विधेयक और बजट को प्रस्तावित कर सकती है। जब कोई राज्य विधानसभा को इस प्रकार निलंबित होता अथवा विघटित हो, संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके उल्लेखित किसी अधिकारी को दे सकता है। दूसरा, संसद या किसी प्रतिनिधिमंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई अधिकारी केंद्र व इसके अधिकारियों को प्राधिकरण पर शक्तियों का विचार करने और कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए विधि बना सकता है। तीसरा, जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। चौथा, जब संसद का सत्रावसान हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अथवा संसद अन्य किसी विशेष अधिकारी द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा। अतः ऐसा कोई कानून जो अवधि में प्रभावी है राष्ट्रपति शासन की घोषणा समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा, परंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परिवर्तित अथवा पुनः लागू किया जा सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। वह उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता है। अन्य शर्तों में राष्ट्रपति शासन की अवधि संबंधित उच्च न्यायालय की स्थिति स्तर शक्तियों कार्य प्रभावी रहेंगे। अनुच्छेद 356 का प्रयोग। वर्ष 1950 से अब तक 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन प्रयोग किया जा चुका है, अर्थात औसतन प्रत्येक वर्ष में 2 बार इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद और आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है।
सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में किया गया, पंजाब में किया गया था। तब से लेकर अब तक सभी राज्यों में 1 या 2 बार इसके अधिक प्रयोग हो चुका है। इस संबंध का प्रयोग इस अध्याय में की तालिका 16.2 में दिया गया है। 1977 में जब आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा में चुनाव हुए, तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई और जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया कि वो राज्य से विधानसभाएं जनमत खो चुकी हैं। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, तब तो उसने भी इसी आधार पर 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 1992 में बीजेपी शासित राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा इस आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया। ये राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे थे। बोबई केस 1944 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक दूरगामी निर्णय में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की और इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। परंतु न्यायालय ने 1998 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक और 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस प्रावधानों को आलोचकों को उत्तर देने की आशा व्यक्त की। अनुच्छेद 365 में यह उग्र शक्ति का एक मंत्र पत्र की भांति ही रहेगी। इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को उनके हस्तक्षेप में प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि वह प्रांत राज्य की संप्रभुता पर आक्रमण माना जाएगा। यह एक सैद्धांतिक प्रतिज्ञा है जिसे हमें उन कारणों को मानना पड़ेगा कि हमारा संविधान एक संघीय है। ऐसा होने पर केंद्र प्रांतीय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप करता है तो वह संविधान द्वारा केंद्र पर लागू प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अनुच्छेद कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे और वह एक मध्यपत्र होंगे। यदि उनका प्रयोग होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति जिनमें ये सभी शक्तियाँ निहित हैं, प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने में उचित पूर्ण सावधानी बरतेगा। हालांकि अनुवर्ती घटनाओं से स्पष्ट होता है कि संविधान का मध्यपत्र माना गया है, वहीं राज्यों व विधानसभाओं के विरुद्ध एक घातक हथियार सिद्ध हुआ है। इस संदर्भ में संविधान सभा के एक सदस्य HV कामत एक दशक पूर्व कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर अब जीवित हैं, परंतु ये अनुच्छेद अभी भी जीवित हैं। अब इसमें अंतर दे रखा है, वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल और 356 यानी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति आपातकाल केवल तभी उद्घोषित हो सकता है जब भारत अथवा इसकी किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशक्त विद्रोह का खतरा हो। जबकि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कब होती है? जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न कर रही हो, इसका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण, सैनिक विद्रोह न हो। दूसरा, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा राज्य कार्यकारिणी व विधायिका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती रहती है। इसका प्रभाव यह होता है कि राज्य की विधियों और प्रशासनिक शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं, जबकि राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है, राज्य विधायिका को या तो निलंबित हो जाती है या वेटित हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है और संसद के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियों को केंद्र को पुनः प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल में इसमें क्या होता है कि संसद द्वारा विषयों पर स्वयं नियम बनाती है। संसद राज्य विषयों पर स्वयं नियम बनाती है, अर्थात ये शक्ति किसी अन्य निकाय व प्राधिकरण को नहीं दी जाती। जबकि राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, संसद द्वारा राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति तथा उसकी नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकती है। अब ये पद्धति रही है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के लिए संसद के चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधि बनाती है। यह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल इसके लिए अधिकतम समयावधि निश्चित नहीं है। यह प्रत्येक 6 माह बाद संसद से अनुमोदन लेकर अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। वहीं अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष से निश्चित की गई है। इसके पश्चात इसकी समाप्ति और राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की समानता स्थापना की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्रों के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं, जबकि राष्ट्रपति शासन में केवल उस राज्य पर जहां पर आपातकाल लागू हो वहां पर केंद्र के बीच में संबंध परिवर्तित होते हैं। 352 में घोषणा करने पर जैसे राज्यों से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद के विशेष बहुमत के द्वारा पारित होने चाहिए, जबकि राष्ट्रपति शासन में इसे जारी रखने संबंधी सभी प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा पारित होने चाहिए।
आपातकाल में क्या होता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि राष्ट्रपति शासन में मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की घोषणा वापस लेने के बाद प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इसे स्वयं वापस ले सकता है। अब न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं। 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रावधान कर दिया है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग को राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। बोबई मामला 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिए हैं। पहला, राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। दूसरा, राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों के आधार पर होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि यह अतार्किक और अन्यथा आधार पर आधारित है, तो यह दुर्भावना या तर्क विरुद्ध पाया जाएगा। केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्क सम्मत कारणों को प्रस्तुत करें। चौथा, न्यायालय ये नहीं देख सकता है कि संसाधन सही अथवा अपर्याप्त है, परंतु यह देखता है कि कार्य तर्क सम्मत है अथवा नहीं। पांचवा, यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है, तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने, निलंबित करने और विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। फिर छठा, राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। तब तक ऐसी कोई भी घोषणा मंजूरी प्राप्त नहीं होती है। राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। यदि संसद इसे मंजूरी देने में असमर्थ होती है तो विधानसभा पुनः जीवित हो जाती है। सातवां, धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। अतः यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो इस अनुच्छेद के अंदर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आठवां, राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए। जब तक यह नहीं हो पाता तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। नौवां, जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसे राज्यों में अन्य दलों की सरकार से बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। 10वां, अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियाँ विशेष शक्तियाँ, इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही करना चाहिए। फिर अगला, उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग के मामले। सहकारी आयोग की केंद्र राज्य संबंधों 1998 पर आधारित रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय की बोबई मामले 1994 में परिस्थितियाँ उल्लेखित हैं, जहाँ पे अनुच्छेद 356 का उचित व अनुचित प्रयोग किया गया है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों पर उचित होगा। पहला, जब आम चुनाव के बाद विधानसभा किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, अर्थात त्रिशंकु विधानसभा हो। दूसरा, जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे तो राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन ना हो तब। तीसरा, जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे और अन्य कोई दल सरकार बनाने के इच्छुक ना हो तो स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनाने की अव्यवस्था में ना हो। चौथा, यदि राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे। पांचवा, यहाँ आंतरिक उच्छेदन हो। उदाहरण के लिए सरकार जब सोच विचार पूर्वक संविधान व कानून के विरुद्ध कार्य करे और इसका परिणाम एक उग्र विद्रोह के रूप में फूट पड़े। फिर छठा, भौतिक विखंडन, जहाँ सरकार इच्छा पूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार कर दे तो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर दे। फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित है। पहला, जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे अथवा सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्ती कर दी जाए तो राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करे। दूसरा, जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के संबंध में स्वयं निर्णय ले और मंत्रिपरिषद के संबंध में बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दे। जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा के आम चुनाव पर भारी हार का सामना करे, जैसे कि 1977 और 1980 में हुआ। आंतरिक गड़बड़ी, जिसमें कोई आंतरिक उच्छेदन व भौतिक गड़बड़ी न हो। राज्य में कुप्रशासन और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार में आरोप में राज्य में वित्तीय संकट। छठा, जहां राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी न दी गई हो। केवल उन मामलों को छोड़कर जहां पर स्थितियां विपत्तिकारी घटनाओं से परिवर्तित होने वाली हो, जहां सत्ताधारी दल के अंदर परेशानी को सुलझाने अथवा किसी अन्य
किसी के बाह्य व असंगत उद्देश्यों के लिए शक्ति का प्रयोग संविधान के विरुद्ध किया। वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा के अधिकार। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा की शक्ति प्रदान करता है। वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारतवर्ष के किसी क्षेत्र में वित्तीय तथा प्रत्येक खतरे में हो। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर कहा गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि। वित्तीय आपातकाल की घोषणा घोषित तिथि 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान यदि लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 माह के भीतर इसे मंजूरी करने के पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनः गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी, परंतु इस अवधि में राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों में से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। यह 2 बातों को इंगित करता है। पहला, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। दूसरा, इसे जारी रखने के लिए संसद में पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की मंजूरी मिलने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत के पद पारित किया जा सकता है, अर्थात संसद में उपस्थित सदस्य की उपस्थिति मतदान का बहुमत। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी भी संशोधन की मंजूर आवश्यकता नहीं है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। वित्तीय आपातकाल की परिवर्ती घटना इन प्रकार है। पहला, केंद्र की कार्यकारी शक्ति इस सीमा तक विस्तारित होती है कि वह किसी राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करने का निर्देश दे सकती है, जैसा कि निर्देश में विनिष्ट है। दूसरा, अन्य विदेशी जैसे कि अन्य निर्देश जैसे कि किसी राज्य को जारी करना राष्ट्रपति उपयुक्त व आवश्यक समझे जारी कर सकता है। ऐसे किसी भी निर्देश में उन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है जो राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों की वेतन व भत्तों की कटौती। दूसरा, राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयक व अन्य वित्तीय विधेयक को आरक्षित करना। फिर तीसरा, राष्ट्रपति वेतन व भर्ती की कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। पहला, केंद्र में सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को। अंततः वित्तीय आपातकाल की अवधि में सभी के वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य में H.N. कुंजरू ने कहा था कि वित्तीय आपातकाल राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। संविधान में इसे शामिल करने के लिए कारणों की व्याख्या करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अनुच्छेद न्यूनाधिक रूप से 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय रिकवरी कानून में कहे जाने वाला ढांचों की तरह है, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक व वित्तीय दोनों तरह की परेशानी को समाप्त करने के लिए समान प्रावधान बनाने की शक्ति दी है। अतः इसे अति सहन शक्तिहीनता के परिणामस्वरूप अमेरिका के लोगों को पीछे छोड़ा। अब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ, यद्यपि 1999 में वित्तीय संकट आया था। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने संविधान में आपातकाल के प्रावधानों को सशक्त व निम्न आधार से आलोचना की है। पहला, ये संविधान के संघीय प्रभाव नष्ट होगा और केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा। दूसरा, राज्य की शक्तियाँ पूरी तरह से केंद्रीय प्रबंधन के हाथों में आ जाएगी, राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा। चौथा, राज्य की वित्तीय शक्ति निरर्थक हो जाएगी, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला नष्ट हो जाएगी। अतः H.V. कामथ ने मत प्रकट किया कि मुझे डर है कि इस एकल अध्याय के द्वारा हम एक से संपूर्ण राज्य की नींव डालेंगे, जो कि एक पुलिस राज्य, एक ऐसा राज्य है जो कि सभी सिद्धांतों और आदर्शों का पूर्ण विरोध करता है। इसलिए हमें पिछले दशकों में लड़ते रहे हैं। एक राज्य जहां तक कि सैकड़ों मासूम महिलाओं और पुरुषों के स्वतंत्रता का अधिकार सदैव संशय में रहेंगे। एक राज्य जहां कहीं कहीं शांति होगी, जो कब्र में होगी, शून्य और रेगिस्तान में होगी। यह शर्म और दुख का दिन होगा जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। यह विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधानों में कोई भी साम्य नहीं होगा। केटी साहा ने इसकी व्याख्या इस प्रकार दी है कि प्रतिक्रिया और पतन का एक अध्याय मैंने पाया है, किसी से नहीं कहा,
परंतु दो विभिन्न धाराएं इस अध्याय में संपूर्ण प्रावधानों को रेखांकित और प्रभावित करती हैं। पहला, केंद्र को इकाइयों के विरुद्ध विशिष्ट शक्ति में सुसज्जित करना। दूसरा, सरकार को इन लोगों के विरुद्ध सख्ती करना जो विशेषता इस अध्याय में लगभग सभी अनुच्छेदों में दिए गए प्रावधानों का अध्ययन व शक्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र का नाम केवल संविधान में ही रह जाएगा। टी कृष्णाचार्य ने भय प्रकट किया है कि इन प्रावधानों के दौरान राष्ट्रपति एवं कार्यकारी संवैधानिक तानाशाह का प्रयोग करेंगे। एच.एन. कुंजरू ने कहा है कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। हालांकि संविधान सभा में इन प्रावधानों का निरर्थक भी है। अतः सर कृष्ण अल्लादी स्वामी अय्यर ने इन प्रावधानों को जीवन साथी बताया है। महावीर त्यागी ने विचार व्यक्त किया है कि ये सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करेंगे और संविधान की रक्षा में सहायता करेंगे, जबकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के विचार को दुरुपयोग की संभावना को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं करता कि यह अनुच्छेदों का दुरुपयोग व राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की संभावना है। आंध्र प्रदेश के कब लगा था, कहाँ पर आपातकाल, उसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति शासन लगा था कहाँ पर, जैसे आंध्र प्रदेश में लगा था 1954, 1973 और 2014 में। अरुणाचल प्रदेश में 1979 और 2016 में। असम में 1979, 1981, 1982 और 1990। बिहार में 1968, 1969, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999 और 2005। आंध्र प्रदेश में तृतीय बार 3 बार, अरुणाचल प्रदेश में 2 बार, असम में 4 बार, बिहार में 8 बार लग चुका है। छत्तीसगढ़ में नहीं लगा है। गोवा में लगा है 5 बार लगा है, 1969 में, 1979 में, 1900 में, 1999 और 2005 में। गुजरात में 5 बार लगा है, 1971 में, 1974 में, 1976 में, 1980 में, 1996 में। हरियाणा में 3 बार लगा है, 1967 में, 77 में और 1991 में। हिमाचल प्रदेश में 2 बार लगा हुआ है, 1977 में और 1992 में। अब झारखंड में लगा है 3 बार, 2009 में, 2010 में और 2013 में। कर्नाटक में लगा है 6 बार, 1971 में, 1977 में, 1989 में, 1990 में, 2007 में और 2007 में। केरल में 5 बार लगा है, 1956 में, 1959 में, 1964 में, 1970 में, 1979 में। मध्य प्रदेश में 3 बार, 1977, 1980, 1992। महाराष्ट्र में 2 बार, 1980, 2014। मणिपुर में 10 बार, 1967, 1969, 1973, 1977, 1979, 1981 और 1992। मेघालय में 2 बार, 1991 और 2009 में। मिजोरम में 3 बार, 1977, 1978, 1988। नागालैंड में 4 बार, 1975, 1988, 1992 और 2008। उड़ीसा में 6 बार, 1961, 1971, 1973, 1976, 1977 और 1990। पंजाब में 8 बार, 1991, 1996, 1968, 1971, 1977, 1980, 1989 और 1987। राजस्थान में 4 बार, 1967, 1977, 1980, 1992। सिक्किम में 2 बार, 1978 और 1984। तमिलनाडु में 4 बार, 1976, 1980, 1988 और 1991। तेलंगाना में 1 बार भी नहीं लगा। त्रिपुरा में 3 बार, 1971, 1977 और 1993। उत्तराखंड में 2 बार, 2016 और 2016 में। उत्तर प्रदेश में 9 बार, 1968, 1970, 1973, 1975, 1977, 1980, 1992, 1995 और 2002। पश्चिम बंगाल में 4 बार, 1962, 1968, 1970 और 1971। उसके बाद दिल्ली में 2014 में 1 बार लगा हुआ है। पुडुचेरी में 6 बार, 1968, 1964, 1974, 1978, 1983 और 1991। जम्मू कश्मीर में 2019 में लगा था। अब इसके संबंधित कुछ अनुच्छेद देखें तो 352 में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। 353 में आपातकाल लागू होने के प्रभाव हैं। 354 में आपातकाल की घोषणा के जारी रहते हुए राजस्व के वितरण और संबंधित प्रावधानों को लागू करना। 355 में राज्य के बाह्य आक्रमण और आंतरिक अव्यवस्था से सुरक्षा संबंधी संघीय कर्तव्य। 356 में राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान है। 357 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी घोषणा के बाद विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 में आपातकाल के अनुच्छेद 19 के प्रावधानों को स्थगन। 359 में आपातकाल के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को लागू करना और स्थगित करना। 359A में इस भाग को पंजाब पर भी लागू करना निरस्त। 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। इसके बाद खत्म हो गया।